बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि विगत वर्ष के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हमें आइडिया लगता है कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि हम भी उसी पैटर्न पे उसी लेवल के क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर पाए अपनी। ना ही ज्यादा हाई लेवल प्रैक्टिस करें और ना ही ऐसे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जो एकदम बच्चों वाले सवाल हो, है ना। तो हमारे अंदर खुद के अंदर एक विश्वास जगता है, खुद पे भरोसा होता है कि भाई मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूं, ये मेरे औकात की चीज है। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की खूब सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, आप सभी का एग्जाम बहुत करीब है, ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेके आ रहा हूं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो सीरीज की इस वीडियो को देखिए। आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेकर बैठना है। हर बार की तरह आपको खुद भी सॉल्यूशन सॉल्व करते हुए, लिखते हुए चलना है बेटा, ठीक है। देखो ये जो आप टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे ना, बाद में जाकर के मास्टर का धन्यवाद करोगे तुम, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट का मोमेंट है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है ना। ये अंतिम लड़ाई है, समझ के चलो, क्योंकि नवोदय का एग्जाम तो एक ही बार होता है। तो ये आपकी अंतिम लड़ाई है बेटा, जान झोंक दो, एकदम एकदम जान झोंक दो। तुम्हें इसी बार नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो पूरी की पूरी वीडियो देखना, अच्छे से देखना, पूरे मन लगा करके बढ़िया से देखो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। इस लेक्चर में हम 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2019 का क्वेश्चन पेपर अपन सॉल्व करेंगे जो 2019 में आया हुआ था। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पेपर था जो आप अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हो। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आपको एग्जाम में पढ़ना होता है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ेंगे। आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में काफ़ी नॉलेज है, मैंने अपने कई सारे वीडियोज़ में बता रखा है, अलग से वीडियो भी बना रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इंस्ट्रक्शंस को। लेकिन आप एग्जाम में पढ़ लेना, क्योंकि इसके लिए अलग से 15 मिनट का टाइम मिलता है। अब हम डायरेक्टली बढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस की तरफ। मैं बताऊं आपको कि ये छोटे छोटे वीडियोस में बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि वीडियोस अच्छे हो और कम टाइम के हो, ताकि आपका फोकस बना रहे, है ना। तो इसलिए मेंटल एबिलिटी का ये पहला वीडियो होगा। जो सेकेंड वीडियो होगा वो मैथ्स का होगा, एंड थर्ड वन विल बी इंग्लिश या फिर लैंग्वेज सेक्शन का, राइट। तो इस वाले लेक्चर में केवल हम मेंटल एबिलिटी अपना टेस्ट करेंगे, मतलब बढ़िया से सॉल्व करेंगे सारी चीज़ें। मैं फिर से आपको सजेस्ट करूं, जैसा कि हर बार करता हूं, कि आपको पेन और पेपर लेकर के बैठना है। मेरे सॉल्व करने से पहले खुद ही सॉल्व करना है, तभी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो पहला पार्ट देखो मेंटल एबिलिटी का। आपको पता है कि 10 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा वाला पार्ट है, आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो, डायरेक्शंस में दिया हुआ है कि इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 figures A, B, C and D have been given in each question. Of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 is different. क्या करना है कि 4 ऑप्शंस में से आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो डिफरेंट है, भिन्न है। अब 3 जो ऑप्शंस हैं, 3 फिगर्स हैं, वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब हमें वही चीज़ फाइंड आउट करनी है ना। तो देखो भाई, फाइंड आउट करते हैं और अपने आंसर का पता लगाते हैं। तो देखो पहले वाले में क्या है ना, कि अगर आप आकृति ए को, सी को एंड डी को देखोगे, इसको घुमा कर देखोगे, तो एक ही आकृति प्राप्त होगी, एक ही इमेज, एक ही फिगर आपको मिलेगा। जैसे इसको अगर आप इस तरह से घुमाओगे तो सी वाला मिल जाएगा, मतलब 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो, और फिर इसको ऐसे रोटेट कर दोगे तो डी वाला मिल जाएगा। लेकिन बी वाला आप चाहे कितना भी घुमा लो, बी वाला नहीं मिलने वाला है ना। तो बी इज डिफरेंट, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इसमें बहुत आसान सी चीज़ है ये भी। देखो अंदर की जो आकृति है, जो ज्यामितीय आकृति है, जो ये फिगर है अंदर वाला, उसमें जितनी भुजाएं, जितनी साइड्स हैं, उतने ही बाहर के सर्कल्स के नंबर्स हैं। जैसे इसमें ये ट्रायंगल है तो बाहर 3 सर्कल्स, सी वाले में देखो ये क्वाड्रिलेटरल है तो बाहर 4 सर्कल्स, है ना। डी वाले में देखो ये पेंटागन है तो बाहर 5 सर्कल्स। बट अगेन इफ यू कंसीडर बी ऑप्शन, इसमें देखो कि इसमें 4 भुजाएं हैं, है ना, इस तरह से 4 भुजाएं हैं, लेकिन बाहर 3 ही सर्कल्स हैं। सो दिस इज डिफरेंट, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आसान है। इसमें हर एक फिगर सिर्फ किसको छोड़ करके, सिर्फ सी को छोड़ करके सभी फिगर्स में आर यू एन एन लेटर्स हैं। देखो आर यू एन एन, इसमें भी आर यू एन एन, इसमें भी आर यू एन एन। तो सिर्फ सी को छोड़ करके सभी में आर यू एन एन, दे आर कंप्राइज ऑफ आर यू एन एन। सो सी ऑप्शन इज डिफरेंट। चौथे वाले में देखो, इसमें क्या है, इसमें भाई ए बी सी डी ऑप्शन में देखोगे तो ए ऑप्शन में 2 सर्कल्स क्रॉस कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी वाले में भी, सी वाले में भी। पर डी में अगेन यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो डी में 3 सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डी इज डिफरेंट, है ना। चलो ये ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिया। कौन सा वाला, टेस्ट सीरीज में जब आप देखोगे तो ऑड मैन आउट नाम से आपको मिलेगा। टेस्ट वगैरह दे दिया करो टाइम से, ऐप में सारी चीज़ें हैं। पार्ट 2 में आप देखो, पार्ट 2 में क्या है भाई,
ये कौन सा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का। इसमें क्या करना होता है ना कि आपके पास से क्वेश्चन फिगर है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना भाई, कौन सी बड़ी बात है ना। इंस्ट्रक्शंस आपके लिए है, पढ़ लेना, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन फिगर है, ये 4 ऑप्शन है, बताना है कि क्वेश्चन फिगर जैसा ऑप्शन कौन सा है, बस सिंपल। सिमिलर ऑप्शन कौन सा है, सिमिलर फिगर वाला क्वेश्चन। आप सीधे सीधे दे सकते हो कि बी ऑप्शन सिमिलर है, 7वें क्वेश्चन में सी ऑप्शन देखो एकदम सिमिलर है। इसमें क्या बताना, इसमें कुछ समझाने वाली बात है ही नहीं। 8वें क्वेश्चन को मिलाओगे तो सी ऑप्शन इसके सिमिलर है, और 9वें को मिलाओगे तो डी ऑप्शन इसके सिमिलर है। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं। ये देखो पार्ट 3 जल्दी जल्दी करेंगे, तभी प्रैक्टिस भी जल्दी जल्दी होगी। मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी जल्दी करा दूं। बाकी अगर आपको वीडियो फास्ट लगती है या वीडियो स्लो लगती है तो ऐप में ऑप्शन है स्लो या और ज़्यादा फास्ट करने का, तो वहां से आप कर सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पैटर्न को ऐसे पूरा कर दूं और इसको इस तरह से शेडिंग कर दूं तो ऑप्शन मुझे सी मिल जाएगा जो इस पैटर्न को पूरा करता है। पैटर्न वाला क्वेश्चन है। क्या करना होता है, आपके पास देखो ये एक डब्बा है, ये एक स्क्वायर है जो कि 4 भागों में इस तरीके से बटा हुआ है। 3 भाग जो है पैटर्न पूरे किए गए हैं, 1 भाग में नहीं किया गया है, तो इसी को भरना है भाई। सी ऑप्शन सही है ना। अगले क्वेश्चन में देखो, अगर इस पैटर्न को आप पूरा करोगे तो ऐसी लाइन आपको खींचनी होगी, एक ऐसी लाइन खींचनी होगी और बीच में एक ऐसी लाइन खींचनी होगी, तो ऑप्शन ए, यस करेक्ट। आगे ग्राफ में देखो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, बात खत्म। डी ऑप्शन में टप्पा लगा के आगे बढ़ते चलते हैं, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको, टाइम का ही तो खेल है भैया, टाइम नहीं लगाना है। यहाँ पे देखो, इसको शेड कर दो और इसमें ये छोटी छोटी तिल्लियाँ डाल दो, तो ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं पार्ट 4 में। इसमें क्या करना होता है आपको, देखो ये सीरीज वाले क्वेश्चन है। अब सीरीज इन द सेंस क्या है कि हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल होता है, कुछ ना कुछ बढ़ता है या फिर घूमता है इधर उधर, तो एक सीरीज को फॉलो करता है। मतलब 1, 2 और 3, ये 3 प्रॉब्लम फिगर्स, PF प्रॉब्लम फिगर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहले में, दूसरे में पहले से कुछ ज्यादा है या कुछ घुमा हुआ है, तीसरे में वही पैटर्न फॉलो करते हुए, वही सीरीज फॉलो करते हुए कुछ और हो गया है। तो चौथा वाला ऑप्शन, चौथा वाला जो ये पार्ट है, चौथा वाला डब्बा है, आपके लिए खाली छोड़ा गया है कि आप इसमें भाई वही पैटर्न फॉलो करो और भर दो। तो इसमें देखो बहुत बहुत आसान सी चीज़ है, आप समझ जाओगे ना, बहुत आसान सी चीज़ है। क्या है कि एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ट्रायंगल सभी में है, बना दिया। अब देखो सारे जो चिन्ह हैं, बाहर के जो सारे साइंस है ना, मतलब माइनस, गुना, मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस, ये सभी चिन्ह जो इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, अगले स्टेप में यहाँ आ जा रहा है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे देखो, ठीक है। और उसके अगले स्टेप में ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जा रहा है, यहाँ पे देखो। फिर अगले स्टेप में ये यहाँ चला जाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ चला आएगा। बात आ रही है समझ में? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम माइनस को ध्यान में ले लें, माइनस को कंसीडर करें अगर, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। 1 मिनट, मैंने तो ट्रायंगल भी मिटा दिया, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे माइनस देखो, अगले स्टेप में यहाँ चला जा रहा है, यहाँ अगले स्टेप में यहाँ चला जा रहा है, यहाँ से फिर अगले स्टेप पे नीचे आ जाएगा। तो नीचे माइनस किस में है? केवल एक ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4। अरे बहुत आसान क्वेश्चन जी। देखो, एक पंखुड़ी बढ़ी यहाँ पे और फिर इसमें एक और बढ़ गई, फिर इधर एक और बढ़ जाएगी, तो ए ऑप्शन। बस यही तो करना है। इसमें देखो, इसमें भी जो ये फिगर है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है। जैसे इसको 90 डिग्री आपने रोटेट किया तो तीर इधर था, तीर भैया इधर आ गया, है ना। फिर इसको ऐसे रोटेट किया तो तीर नीचे की तरफ आ गया, फिर इसको ऐसे रोटेट करोगे तो तीर इधर की तरफ आ जाएगा, है ना। तो तीर इधर की तरफ किस में? सिर्फ बी ही ऑप्शन तो है। ऐसे आसान सवाल आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और आप कर सकते हो, मुझे यकीन है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे आप इसमें। देखो 40 क्वेश्चन हम कितना जल्दी करेंगे, है ना। मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलो। नोटबुक में लिखो भैया, अपने नोटबुक में लिखो, लिखना जरूरी है आपके नोटबुक में। चलो ये 16 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है भाई, इसमें देखो ये प्लस है और ये माइनस, ये गुना, ये भाग, तो ये भी रोटेट ही तो हो रहा है, इस तरीके से रोटेट हो रहा है। देखो प्लस अपना पोजीशन छोड़ करके यहाँ पे आ गया, फिर ये अपना पोजीशन छोड़ करके यहाँ पे आ गया, फिर ये अपना पोजीशन छोड़ करके यहाँ पे जाएगा, यानी कि अपर राइट कॉर्नर पे ये प्लस होगा। अब कौन से कॉर्नर पे है भाई, कौन से ऑप्शन में ऐसा है? सिर्फ डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अपर राइट कॉर्नर पे ये है, तो डी ऑप्शन सही है। बस आगे चलते हैं भाई, ये पार्ट खत्म हो गया। पार्ट 5 को करते हैं। इसमें क्या है देखो, ये संबंध वाला क्वेश्चन है, एनालॉजी। क्या है, अगर आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट में इस नाम से आपको मिलेगा, एनालॉजी वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, बाकी मैं समझा देता हूं। देखो 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके पास, 2 सेट ऑफ प्रॉब्लम फिगर्स है। सेट 1 ये है और सेट 2 ये है। तो सेट 1 में 2 फिगर है, सेट 2 में भी 2 फिगर है, राइट। 1 2 3 4 फिगर इस तरह से हैं। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में, पहले और दूसरे फिगर में जो ऑप्शंस में, मतलब सॉरी, पहले और दूसरे फिगर में
जो संबंध है, जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन तीसरे और चौथे में भी आपको स्टैब्लिश करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। कोई ना कोई संबंध है, राइट। अब इसमें क्या संबंध है जरा फाइंड आउट करो। ये देखो, इसमें ये गुणा है तो आगे वाले में ये क्रॉस जो है पूरा एक कोने तक चला जा रहा है, मतलब बढ़ जा रहा है। तो इसमें भी क्या होगा भाई, एक सर्कल होगा और ये प्लस जो है पूरा बढ़ जाएगा, तो बी ऑप्शन ही तो होगा, है ना। बहुत आसान सी चीज है बच्चे, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब ये देखो, इसमें क्या है भाई, इसमें ये ट्रायंगल है अंदर तो बाहर चला जा रहा है, तो इसमें सर्कल अंदर है तो सर्कल बाहर चला जाएगा। तो सबसे बाहर क्या होगा, बोलो जी, सबसे बाहर क्या होगा, सी ऑप्शन। यस, सबसे बाहर सर्कल होगा। ये देखो, इसमें क्या संबंध है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब है। अगर आप यहां पे एक मिरर रख दो तो क्या मेरे बच्चे आप ये कह सकते हो कि ये दर्पण प्रतिबिंब है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है ना। यहाँ पे मिरर रख दो तो ऐसे ही तो दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम मिरर रखेंगे, दर्पण रखेंगे, तो ये ऐसे ही तो दिखेगा, ये कुछ ऐसा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन। देखो सी वाले में कंफ्यूज नहीं होना है ना। यहाँ पे सबसे नीचे से ये छोटी सी लाइन निकली हुई है, जबकि यहाँ पे थोड़ा ऊपर से, तो हमें बी ऑप्शन चाहिए। आगे चलते हैं, इस वाले में क्या हो रहा है, इसमें ये रोटेट हो जा रहा है ऐसे 90 डिग्री रोटेट हो जा रहा है, ऐसे घूम जा रहा है ना ये फिगर। तो ये भी जब घूमेगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये भी घूमेगा तो क्या ये ऐसा हो जाएगा, गुरुजी बिल्कुल बात सही है। तो डी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने लगभग 10 मिनट में कितने 20 क्वेश्चन कर लिए। हमें अगले 10 मिनट के अंदर ही अंदर 40 क्वेश्चन निपटा देने हैं, है ना। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगले 10 मिनट के अंदर इसको करते हैं। ये कौन सा फिगर है भाई, कौन सा क्वेश्चन है, ये है आपका ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। फिगर कंप्लीशन के नाम से आपको दिखेगा, अगर आप टेस्ट सॉल्व करते हो तो, टेस्ट देते हो तो फिगर कंप्लीशन के नाम से ये दिखेगा। अब इसमें ज्योमेट्रिक एक फिगर दिया होता है, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, या फिर स्क्वायर हो, या फिर सर्कल हो, उसको कंप्लीट करना होता है बस, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूँ ऐसे, और इसको शेड कर दूं, इस तरह से शेडिंग दे दूं इसको इस तरह से, तो कौन सा ऑप्शन इसमें फिट होगा बताओ तो बच्चे, ए ऑप्शन, है ना। ये जाकर के इसमें फिट हो जाएगा तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट करूं और, तो आप देखो कि यहाँ पे कौन सा फिट होगा, बी ऑप्शन। यस, आगे चलते हैं। इसमें देख लो भाई, इसमें क्या है, अगर इसको मैं यहाँ से शेडिंग दे दूँ तो यहाँ मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी। बट एक बात ध्यान देना, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो काला वाला पार्ट है वो यहाँ पे नहीं, मतलब आएगा लेकिन यहाँ पे अगर ये वाली चीज़, ये वाली लाइन जो है नहीं रहती तो, बट हमारे पास अनदर ऑप्शन नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पड़ोसी के घर सबसे पहले जाएंगे, यानी जो सबसे नज़दीकी ऑप्शन है उसको ट्रिक करेंगे। एग्जाम में कई बार ऐसे कुछ थोड़े अजीब से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो सबसे नज़दीकी ऑप्शन आपको दिखता है, जो यहाँ पे फिट बैठ सकता है, उसको करना है। तो ए ऑप्शन देखो यहाँ पे फिट बैठ सकता है, बस काले वाले भाग की दिक्कत है, कोई बात नहीं, बिठा लेंगे। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको ऐसे कंप्लीट करोगे बच्चों, तो ये क्या बनेगा, कौन सा ऑप्शन इसमें फिट होगा, सी ऑप्शन आपको सीधे सीधे दिख रहा है, ये आकर के यहाँ पे फिट हो जाएगा, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं भाई, अगले पार्ट पे। अगला पार्ट कौन सा है, मिरर इमेज वाला पार्ट है। इसमें क्या करना है, आपको मिरर इमेज बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है ना। क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्रिक मैंने कई बार आपको बताया है कि जैसे ये मिरर है, ये दर्पण है, यहाँ पे रखा हुआ है ना। अब मान के चलो कि यहाँ पे हमने 1 बनाया है, ऐसे 1 लिखा है, तो जब ये दर्पण में दिखेगा तो कैसा दिखा, और यहाँ पे मान लो कि एक छोटा सा 0 है, तो ये दर्पण में इस मिरर में ये कैसा दिखेगा। देखो तो 0 अगर दर्पण के नज़दीक है यहाँ पे, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका जो इमेज बनेगा, मिरर इमेज, वो भी दर्पण के नज़दीक होगा। गुरुजी बात तो सही बोल रहे हो आप। और ये जो एक की मुंडी है वो इधर की तरफ है, तो दर्पण प्रतिबिंब जब बनेगा तो क्या आप कह सकते हो कि मुंडी इधर की तरफ रहेगा। बात सही है ना, ये भी है ना। तो देखो इसमें जो इधर की तरफ रहेगा वो इधर की तरफ हो जाएगा, और जो सबसे नज़दीक रहेगा वो सबसे नज़दीक बनेगा। बस इतनी सी बात है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, जब इसको ट्रेस आउट करेंगे तो यहाँ पे मिरर है, तो ये इमेज जो है कुछ इस तरह से बनेगा, यानी ये कॉर्नर सबसे पहले आएगा, देखो यहाँ पे, है ना। और उसके बाद ये तीर का निशान इस तरफ है, तो इसकी मुंडी फिर इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। ए ऑप्शन ही ऐसा दिख रहा है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखो, इसमें क्या है कि पहले एफ है, तो एफ सबसे लास्ट में आएगा। मिरर के सबसे नजदीक कौन सा है, बोलो। मिरर के सबसे नजदीक एन है ना, तो एन सबसे नजदीक आएगा प्रतिबिंब में भी, यानी कि अपने इमेज में भी, मिरर इमेज में भी। तो सबसे नजदीक एन आएगा, कुछ इस तरह से एन बनेगा। अब किसमें ऐसा एन है, बी में है देखो यहाँ पे, और सी में है, ठीक है। बाकी ए और डी में नहीं है, तो ए और डी तो पहले ही सही खत्म,
तुम भगो। अब बचा बी और सी। अब देखो एफ सबसे लास्ट में आएगा, बट एफ सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन ये इस तरह से ऐसे बनेगा, है ना, एफ ए एन। देखो यहाँ पे इसका एफ का मुंह इधर है तो इस एफ का मुंह इधर रहेगा, यानी बी ऑप्शन में ये ऐसा है। सी में तो उल्टा है ना, अजीबो गरीब दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये रहा 27वां क्वेश्चन। इसमें भाई सीधा से अगर जेड बना हुआ है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मिरर इमेज में ये उल्टा जेड ऐसे बनेगा। उल्टा जेड सी में है और डी में है, बट अगेन यहाँ पे आप देखो कि तीर का निशान ये ऊपर की तरफ है, तो ये भी ऊपर की तरफ ही ऐसे बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? अगर आप सी ऑप्शन में देखो ऐसे ट्रेस आउट करो तो एक लाइन ऐसे लाइन है, तो ये लाइन, ये वाली लाइन ऐसी हो जाएगी। इस लाइन के जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा गोला है, ये भी है यहाँ पे, ये बराबर का चिन्ह है नीचे, ये भी है नीचे की तरफ। तो देखो ये सी ऑप्शन सही होगा, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट को लेकर आप ट्रेस किया करो। जैसे मैंने ये लाइन ट्रेस किया, तो अगर ये लाइन मैंने ट्रेस किया तो ये लाइन मिरर में ऐसे बनेगा। तो ऐसा सिर्फ ए, सी और डी में है, बी में तो है नहीं, बी हमने पहले ही काट दिया। इस तरीके से आप ट्रेस करते चलो। अब यहाँ पे अगर सर्कल ऊपर है तो यहाँ भी तो सर्कल ऊपर ही बनेगा। ए में तो नीचे है तो ए भी खत्म हो गया, है ना। और डी में अगर आप देखोगे तो सर्कल ये जो है तो लाइन के ऊपर है, तो लाइन के ऊपर ही यहाँ सर्कल बनेगा। डी में लाइन के यहाँ पे नीचे है तो डी भी खत्म। सी ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन सही है। ऐसे रिजेक्ट कर करके आंसर आप ट्रेस कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं भाई, पार्ट 8। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है पार्ट हमारा कागज काटने वाला। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ये कागज आपको दिया हुआ है पहले वाले ये 3 आकृतियों में, 1 2 3, ये इस तरह से कागज आपको दिया हुआ है। मान लो ऐसे कागज है, 1 मिनट रुकना है। मान लो ऐसे कागज है तो इसको हम मोड़ते हैं, कई बार मोड़ते हैं। यहाँ से मोड़ दिया मान लो, फिर यहाँ से मोड़ दिया। मोड़ने के बाद हम कागज को काट देते हैं, कैंची या जिससे भी आप काट दो कागज को। उसके बाद वापस आपको कागज खोलना है। एक बार काटने के बाद फिर से कागज खोलना है। अब जब काटने के बाद कागज खोलोगे तो वो कैसा दिखेगा यही हमको बताना है, बस सिंपल है। तो मान लो ये पूरा कागज था इस तरह से ये पूरा कागज यहाँ पे था, इसको आपने एक बार ऐसे मोड़ दिया, एक बार मोड़ दिया तो आप कागज ऐसे बन गया, इस तरह से ट्रायंगल बन गया ये पेपर। अब इस पेपर को आपने यहाँ से बच्चों एक बार और मोड़ दिया इस तरीके से, है ना। तो ये पेपर एक इस तरह से ट्रायंगल बन गया। अब छोटा सा इस पे आपने कट लगा दिया, यहाँ पे बीच में देखो ये छोटा सा आपने कट लगा दिया यहाँ पे अगर आपने छोटा सा कट लगा दिया, ये छोटू सा कट, तो जब आप कागज को वापस खोलोगे तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वो कट यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, है कि नहीं। तो सी ऑप्शन सही होगा। और ये बात समझ में कनेक्ट कर पा रहे हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कौन सा है भाई? ये देखो, इसमें भी भाई कागज को 2 बार मोड़ा गया है। पहली बारी में यहाँ से मोड़ा गया है, दूसरी बारी में यहाँ से मोड़ा गया है। एक ऐसी छोटी सी पंखुड़ी काट दी गई है, तो ये पंखुड़ी चारों तरफ उगाएगी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई क्या कहता है क्वेश्चन। ये देखो क्या है, एक कागज का टुकड़ा जिसको हमने इस तरफ मोड़ा, फिर इस तरफ मोड़ा, फिर हमने 3 बिंदी यहाँ पे कर दी, 3 बिंदियाँ यहाँ पे हमने छेद कर दिया, 3 छेद। तो मैं कह सकता हूँ भाई कि अगर कागज को आप फिर से खोलोगे तो 3 बिंदी यहाँ पे भी आ जाएंगी। सही बात है गुरुजी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसके बाद फिर जब कागज को खोलोगे तो 3 और 6 बिंदी यहाँ पे भी आ जाएंगी। ठीक बात है। फिर से जब कागज को खोलोगे तो 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3 1 2 3 बिंदी ऐसे आ जाएंगी। तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगले सवाल पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, यहाँ पे कागज को एक बार ऐसे मोड़ा गया है, फिर ऐसे मोड़ा गया है, फिर यहाँ पे क्या किया गया है, देखो यहाँ पे कटिंग कर दी गई है, यहाँ देखो ध्यान से, और एक नीचे कटिंग कर दी गई है। तो जब आप कागज को वापस खोलोगे तो ये कटिंग ऊपर ऐसे आ जाएगी, और फिर से खोलोगे तो ये कटिंग यहाँ भी उगाएगी, और नीचे वाली 2 कटिंग्स ऊपर इस तरह से हो जाएंगी। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा कटिंग है भाई? ए ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि गुरुजी ए ऑप्शन में मुझे बीच में 2 कटिंग्स दिख रही हैं और ऊपर नीचे 2 कटिंग्स हैं। तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। इस तरह से हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिया और जल्दी से 9वां और 10वां पार्ट कंप्लीट करते हैं। डायरेक्शंस आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समझाता हूं एक बार। देखो इसमें क्या है, कौन सा वाला पार्ट है ये है भाई स्पेस विजुअलाइजेशन। मतलब इसमें करना क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। आपके पास ये क्वेश्चन फिगर है ना, QF, और ये प्रॉब्लम फिगर्स हैं ABCD। इसमें बहुत सारे टुकड़े दिए हुए हैं, जैसे AC में देख लो 1 2 और 3, इसमें 3 टुकड़े हैं, है ना। तो इन्हीं तीनों टुकड़ों को आपको जोड़ करके बताना है, भाई कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्या होगा, इन टुकड़ों को मिलाने से बनता है। अब देखो कैसे बनेगा, कैसे ये ऑप्शन बनेगा, देखो ध्यान से देखो। अब
इन टुकड़ों को अगर आप मिलाओगे भाई, तो इसको अगर आप इधर घुमा के कर दोगे तो ए ऑप्शन ही तो बनेगा। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो ये पहला टुकड़ा थोड़ा बड़ा है ना, तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन की बात करूं तो ये तीसरा वाला टुकड़ा इस तरह से बहुत बड़ा है, तो ये भी नहीं फिट बैठेगा। डी ऑप्शन में तो अलग ही ये टुकड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। यानी सी ऑप्शन बी सी एंड डी नहीं होगा, ए ऑप्शन ही सही है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं भाई, इसमें क्या है। एक रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल, और ये एक क्वाड्रिलेटरल, तीसरा और चौथा भी क्वाड्रिलेटरल। तो ये चार फिगर्स हमें कहाँ असेंबल होते हुए दिख रहे हैं, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, और तीसरे नंबर वाला यहाँ पे, चौथे नंबर का यहाँ पे। तो सी ऑप्शन सही है ना। 35वां में तो कुछ कहना नहीं भाई, बी तो सीधे सीधे दिख रहा है, इसको जमा दोगे तो बी ही तो मिलेगा, और क्या और कौन सा मिलेगा। 36वां में देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा आई वुड से। देखो क्यों बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इस तरीके से ऐसे लगा हुआ है, तो इसको अगर आप पलट के देखोगे ना तो ये आकृति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी बी वाले ऑप्शन में, बाकी कहीं नहीं, ढूंढते रह जाओगे भाई, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये पलट जा रही है आकृति, तो आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, आकृति पलटने के बाद, ये फिगर पलटने के बाद मिल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, और ये दूसरा वाला फिगर, ये आपको ऊपर ये दिखेगा दूसरा फिगर, ये मान लो दूसरा अगर है तो ये तीसरा वाला कहाँ पे दिखेगा बच्चे, यहाँ पे देखो तीसरा वाला दिखेगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पार्ट 10। इसमें क्या लुका छुपी का खेल खेलना है। क्या है कि आपके पास जो क्वेश्चन फिगर ये है, आपको ढूंढ निकालना है कि ऑप्शंस ए बी सी डी में से कौन से ऑप्शन में ये छिपा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी ऑप्शन में एफ ये छिपा हुआ है। डी में गलती नहीं करना, क्योंकि डी में जो एफ की दो डंडियां है ना वो छोटी छोटी हैं, हमें थोड़ी बड़ी डंडी चाहिए जो कि सी में मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई, ये क्या है, z को ढूंढ निकालना है, ये रहा z, हो गया डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, अरे भाई इतने आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। देखो आया तो हुआ है 2019 में, 2029 में यहाँ पे ये z खोजना है हमें, ये रहा z, कहाँ रहा, ये रहा z, ये है ना। तो इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन कर लिए मेंटल एबिलिटी के 20 मिनट में, और अगले लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसी तरह से जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो एग्जाम में भी ऐसे आप फोड़ डालोगे, तहलका मचा दोगे पूरा, है ना। तो इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखनी है आपको। आप टेस्ट दो, टेस्ट जो कि ऐप में तो अवेलेबल है ही, टेस्ट आप दे सकते हो। बाकी आप बहुत सारे मटेरियल्स हैं, पीडीएफ्स वगैरह, जो मॉडल पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करो, तो ये आपको चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स का क्वेश्चन। मैं हर बार की तरह फिर से बोल रहा हूँ, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ, मेरे सॉल्व करने से पहले खुद ही सॉल्व करना, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको रूल बताया ना, कई बार बताया बेटा, बोर्ड मास का रूल, BODMAS, बोर्ड मास। मतलब सबसे पहले अपन क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, O फॉर ऑफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन मतलब भाग ये वाला, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो इस सीक्वेंस में हमें सॉल्व करना है, राइट। तो ये तो बहुत आसान सी चीज़ है और सबको पता है, बहुत आसान सी चीज़ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, देखो ब्रैकेट हमें दिख रहा है ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके आजू बाजू की चीज़ें थोड़ी हम कर लेंगे, काटा पीटी वाला खेल खत्म कर लेंगे। जैसे कि 5 से 5 हमने काट दिया, और 4 दूनी 8, 4 2 जार 8, एंड 4 3 जार 12, राइट। तो 3/2 यहाँ पे हो जाएगा, इस पूरे की जगह पे 3/2 यहाँ पे हो जाएगा। चलो ये तो बात हो गई। अब इसको हम इक्वेशन को थोड़ा सा इधर किनारे लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। अब देखो क्या है ना कि 15 होल 1/2 है, तो इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन है, हम लोग इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो 15 इंटू 2 30 + 1 31/2, ये हो गया 31/2, माइनस ये ऊपर हो गया 3/2, ठीक है। और प्लस देखो ये 7 है ना, 7 डिवाइडेड बाई है, तो सबसे पहले तो ठीक है ऐसे ही रख लो अभी, 7 डिवाइडेड बाई, और 4 1 जार 4 एंड प्लस 3, 7/4, और ये इंटू 2 हो गया। चलो इतनी सी बात है, छोटी सी बात है। अगर ये आपको बोर लग रहा हो तो वीडियो को आगे भगा भी सकते हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये आता हो, और अच्छी बात है अगर ये आता है तो बहुत सही। तो 31/2 माइनस 3/2 प्लस, अब ध्यान से देखना यहाँ पे हम क्या करें ना, हमें डिवीजन को सॉल्व करना है, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में बदल लेते हैं और 7/4 को उल्टा कर देते हैं 4/7। ये स्टेप आपको समझना जरूरी है। 7/4 को हमने 4/7 कर दिया, क्योंकि हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल रहे हैं, और इंटू 2 तो बाहर है ही। अब हम क्या कर सकते हैं, 7 को 7 से काट सकते हैं, राइट। अब बहुत आसान हो गया, 31/2 माइनस 3/2 प्लस 4 यहाँ पे हो गया इंटू 2। आगे के स्टेप में आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सी चीज़ है, आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं बहुत जल्दी। 2 का 4 में गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, और ये हो गया 31/2 माइनस 3 + 4 2 जार 8/2, तो और ये इंटू 2।
अब देखो यहाँ पे इंटू में 2 है, मल्टीप्लिकेशन में 2 है, तो मैं 2 से 2 को काट सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये हो गया 31/2 माइनस 8 और 3 11, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे भाई, फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और ये 11 दूनी 22, तो ये 31 माइनस 22/2, ये हो गया बच्चे कितना हो गया 9/2, एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। देखा, बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओगे आप, आंसर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये हो गया भाई 9/2, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, बट बिफोर दैट मुझे ये कचरा साफ करना होगा, तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैंने, इस कचरे को भी साफ कर दिया, और अब आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो आप पढ़ लो भैया, द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5 इन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 and 5 का एलसीएम निकालेंगे। पूछ क्या रहा है, समझ गए ना आप। जैसे कि मान लो आप नेचुरल नंबर लिखते चले गए 1 2 3 4 इस तरह से 100 तक, तो इसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर्स हैं जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। सिंपल सी बात है, 3 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 3 एक कम 3, 5 नहीं कटेगा तो वैसे ही रह जाएगा। 5 ये 1 और 5 1 ज़र 5, राइट। और ये हमारा 3 × 5 ये हो गया हमारा 3 और 5 का एलसीएम बराबर 15, ठीक है। अब हमें आगे की स्टेप में देखो कुछ नहीं करना है भाई, 15 का 100 में डिवीजन कर दो, भाग दे दो, तो 15 6 का ये हो गया 90, बाकी बचा नीचे 10, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ क्वोशंट से मतलब है, हमें ये क्वोशंट से मतलब है। तो भागफल ये जो है 6 आया, इससे मतलब है, यही हमारा सही आंसर है। मतलब 6 ऐसी संख्याएं हैं, 100 से पहले 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों की मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 0 इज एन ऑड नंबर, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, 0 इज एन इवन नंबर। देखो 0 इवन नंबर है, कई सारी किताबों में गलत दिया हुआ था कि नाइदर ऑड नाइदर इवन, गलत है। 0 इवन नंबर है क्योंकि 0 2 से भाग चला जाता है 0 में, अगर आप बराबर 0 ही तो आएगा। अगर आप देखो 0 में 2 से भाग दोगे बच्चों, तो ये 0 बारी में जाएगा और 0 ही आएगा आंसर। तो 0 में 2 का भाग चला जाएगा। हाँ, इसका अगर उल्टा होता, अगर 2/0 होता तो ये नहीं होता, ये अनडिफाइंड है मैथमेटिक्स में। चलो इसकी बात नहीं करते, बाकी 0 इवन नंबर है, बी ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, इफ ए मैन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h एंड रीचेज हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट लेट, इफ ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 42 km/h he reaches his destination 10 minutes early, the distance traveled is। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। देखो आपको क्या करना है ना, एक आदमी है जो अपने गंतव्य की ओर चल रहा है भाई। द डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है ना, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन देखो सबसे पहले आपको थोड़ी बातें समझनी होंगी। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है मैं कहूँगा। मान लो ये आप हो और आप कहीं भी जा रहे हो, अपने स्कूल ही जा रहे हो, समझो ये जो है आपका स्कूल है और यहाँ पे आप जा रहे हो, ठीक है। अब जब आपने इस डिस्टेंस को, जो भी डिस्टेंस है, मेरे को नहीं पता कि आपके और आपके स्कूल के बीच में कितने डिस्टेंस है, जब आपने दूरी ट्रेवल की 30 km/h की स्पीड से, तो तुम क्या हुआ, तुम्हें जो है 10 मिनट ज़्यादा समय लगा। मतलब जिस टाइम पहुंचना चाहिए उससे 10 मिनट ये 10 मिनट लेट हो गया, ठीक है। और जब तुमने तो 42 km/h की स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर किया, km/h की स्पीड से, तो तुम्हें क्या लगा भाई, 10 मिनट तुम पहले पहुंच गए, यानी कि 10 मिनट अर्ली पहुंच गए। इतनी सी बात है, 10 मिनट अर्ली, ठीक है। अब हमें सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करना है, देखो एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद रख लेना। और किसी वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट भी एक अच्छा बता दूंगा, बट अभी फिलहाल फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लो। देखो ऐसे केस में क्या करते हैं ना, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू क्या करते हैं, टाइम का अंतराल जो होगा, जो टाइम इंटरवल होगा उसको निकाल लेंगे। टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल क्या लिखेंगे, टाइम इंटरवल मतलब क्या है मैं समझाऊंगा अभी। टाइम इंटरवल, और ऊपर जो है S1 × S2 अपॉन क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ स्पीड, यानी S1 - S2 कर देंगे। अब ये डिफरेंस ऑफ स्पीड क्या है, सबसे पहले टाइम इंटरवल समझो। टाइम इंटरवल ये है कि इसमें क्या है, पहले वाले केस में ध्यान से देखना आप, पहले वाले केस में बच्चे इसको 10 मिनट ये बाद पहुंच रहा था, दूसरे वाले केस में 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो दोनों समय का अंतराल कितना हुआ,
देखो यहां से लेकर के यहां तक दोनों समय का अंतराल, क्या मैं कह सकता हूं कि ये 20 मिनट हुआ? बोलो जी बात समझ में आ रही है? 1 मिनट जरा ऊपर ये मैं साफ कर देता हूं, है ना। तो ये 20 मिनट हुआ दोनों मिला करके, है ना। तो समय अंतराल जो हो गया, टाइम इंटरवल, वो 20 मिनट हो गया। बस यही चीज हमें निकालनी है यहाँ पे। तो 20 मिनट। अब इस मिनट को हम क्या करें ना, घंटे में बदल लें, क्योंकि हमारा स्पीड जो है वो घंटे में किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हम इसको भी आवर में बदल लेते हैं। तो 20 मिनट को हम लोग आवर में बदलने के लिए 20/60 कर दें, है ना। ये मिनट है, तो और में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिया हमने, तो 1/3 ये और हो गया, 1/3 और, ठीक है, 1/3 घंटे। तो टाइम इंटरवल हमारा निकल के आ गया बच्चों, देखो 1/3। तो यहां पे हम लोग 1/3 रख देंगे। बात आ गई समझ में, है ना। टाइम इंटरवल निकाल लेंगे। अब इसके बाद से S1 क्या था, 42 किलोमीटर पर आवर, और S2 क्या है, मतलब दोनों स्पीड हमें लेना है ना। तो एक स्पीड तो 42 है और दूसरी स्पीड क्या है, 30 है, ठीक है। और नीचे S1 माइनस S2 कर देंगे, तो 42 माइनस 30, तो ये हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 42 इंटू 30, 42 इंटू 30, तो अभी तो हमें नहीं पता, बट 42 इंटू 30 इसको लिख लेते हैं, इससे काटने पीटने में मजा आएगा। और 42 माइनस 30 ये कितना हुआ, 42 माइनस 30 ये 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये 3 दहा में 30 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 तिहाई में 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, चलो कोई बात नहीं, 3 से कटेगा, हाँ जी कटेगा, बिल्कुल कटेगा यार, 3 चौके 12 पर ये भी 3 से कटेगा, हो जाएगा 420 बटे ये 12 है ना। तो एक काम करते हैं, 2 छक्के 12 और 2 पचे 10, ये हो गया। और यहाँ पे 3 दूना 6, नहीं यहाँ 6 से ये कट जाएगा ना, 6 7 42, तो ये 6 7 जा 42, और ऊपर 7 और 5 बचे, तो 7 इंटू 5 ये हो गया 35। तो इसका आंसर आ गया 35, यानी डिस्टेंस इज 35, दूरी क्या है 35, हमारा आंसर आ गया 35। आई बात समझ में। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना कि अगर ऐसा केस दिया हुआ हो कि 10 मिनट ज़्यादा लगता है, दूसरे केस में 10 मिनट कम लगता है, या फिर 15 मिनट ज़्यादा लगता है, 1 घंटे कम लगता है, तो डिस्टेंस निकालना हो ना, तो हमें ये फॉर्मूला लगा देना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू, भाई ये फॉर्मूला लगा देना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटरवल इनटू S1 S2 बाई S1 माइनस S2, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा बच्चे, बहुत आसान सी चीज़ है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो एक बार और वीडियो को देख लेना, इस वीडियो को दूसरी बार देखने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये देखो 45th क्वेश्चन, 5045 ग्राम इज इक्वल टू 5045 ग्राम इज इक्वल टू, तो 5000 ग्राम, इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, 5000 ग्राम प्लस 45 ग्राम मैं लिख सकता हूं, दोनों को अलग अलग करके, 5000 प्लस 45, तो 5000 ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में बदलूंगा तो 5 kg हो जाएगा, और 45 ग्राम जो है, 45 ग्राम ये तो 45 रहेगा ही, तो 5 kg 45 ग्राम, सी ऑप्शन सही है। बहुत आसान क्वेश्चन। चलो ये आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹6600 इन 4 years एट क्या दिया हुआ है, 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें देखो क्या दिया हुआ है, हमें पूछ रहा है कि व्हाट सम विल अमाउंट, मतलब हमें देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि SI इज इक्वल टू होता है PRT/100, SI इज इक्वल टू PRT/100, राइट। अब यहाँ पे बच्चों देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें ये कह रहा है कि व्हाट सम विल अमाउंट, मतलब हमें जो है प्रिंसिपल नहीं पता है, मूलधन नहीं पता है। हमसे ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी धनराशि जो है 6600 रुपये हो जाएगी 4 सालों में अगर इतना ब्याज लगे तो। अब कौन सी ऐसी धनराशि, मतलब हमें मूलधन के बारे में हमसे पूछ रहा है, कौन सी ऐसी धनराशि 8% रेट, यानी रेट इज इक्वल टू 8 एंड टाइम इज गिवन 4 years, तो कौन सी धनराशि 8% रेट पे 4 years में कितना हो जाएगा, 6600 हो जाएगा। अब 6600 क्या है, ये ए है ना, अमाउंट है, मतलब टोटल अमाउंट, मिश्र धन है ये, टोटल अमाउंट। तो एक फॉर्मूला है, देखो क्या करेंगे, वैसे इस फॉर्मूले ये अपना मास्टर फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था ना कि इससे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी इस चैप्टर की। बट अगेन कि अगर आपको थोड़ा सा टाइम बचाना है या फिर आपके पास फॉर्मूले याद हैं तो ठीक है, उसी से कर लो, नहीं तो इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इससे भी आप कर सकते हो। इससे कैसे करेंगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है हमें 6600, तो हम मान लेते हैं भाई कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल हमारा P था, मतलब हमें प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता है और वही हमें फाइंड आउट भी करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से P घटा देंगे, याद है ना फॉर्मूला कि सिंपल इंटरेस्ट, मतलब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पहला तो हमारा मूलधन प्लस जो इंटरेस्ट होता है, नहीं सॉरी सिंपल इंटरेस्ट नहीं, मैं कह रहा हूं कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही ना होता है, बताओ,
प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मुझे बेटा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मैं पी को इधर ट्रांसफर कर दूं तो ए माइनस पी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि मुझे अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देना है, सिंपल। अब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, अमाउंट है मेरा 6600 तो 6600 माइनस पी, ये देखो पी यहां पे मैंने घटा दिया, इज इक्वल टू पी मेरे को नहीं पता है, आर मुझे पता है कि 8 है, टी मुझे पता है कि 4 है और बटे 100। इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी 100 यानी कि 5000। ठीक है, पी की वैल्यू आ जाएगी यहां से सॉल्व करने पे, सॉल्व करके देख लेना, फॉर्मूले की जरूरत पड़ी ही नहीं। इसी सिंपल मास्टर फॉर्मूले से, मतलब मेरे कहने का मतलब कि किसी अन्य फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं पड़ी, ये जो अपने पास मास्टर फॉर्मूला है इसी से हमारा काम चल गया, है ना। तो इस तरह से निकाल सकते हो। चलो फिर फॉर्मूले की बात किसी और वीडियो में करेंगे, बिकॉज अभी हमने इसी से निकाल लिया तो ठीक है ना, किसी से भी हमारा निकल जा रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए हॉल ऑफ 12 मीटर इंटू 10 मीटर। क्या कह रहा है कि भाई एक हॉल है आपके पास, कुछ ऐसा एक हॉल है, ठीक है। अब इसका डायमेंशन क्या है, 12 मीटर है, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 1200 सेंटीमीटर हो गया। अब इसकी चौड़ाई क्या है, 10 मीटर है, 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि जो स्लैब इसको, इस पे हमें ना क्या करना है कि इस छोटी छोटी स्लैब्स लगाने हैं ऐसे, ठीक है। तो इन स्लैब के डायमेंशन जो दिए हुए हैं वो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो सारी यूनिट्स को हम छोटे वाले यूनिट्स यानी सेंटीमीटर में बदल ले रहे हैं। अब स्लैब्स का डायमेंशन क्या है बेटा, देखना स्लैब्स का डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्शन नहीं डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 चौड़ाई है और 10 लंबाई है। तो इस तरह के कितने स्लैब्स इस फ्लोर में लगेंगे वही हमें बताना है। तो कुछ नहीं भाई, इसका एरिया निकाल लो, यानी कि 1200 इंटू 1000 और उसमें इसके एरिया से भाग दे दो, यानी कि 10 इंटू 8, राइट, 10 इंटू 8। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और अगर मैं 8 से भाग दूं तो भाई यहाँ पे 8 से तो भाग चली जाएगा, 8 एक करने 8, 8 पंजे 40, 0 150 और डबल 0 ये, तो 15000, यानी कि बी ऑप्शन सही है ना। अब यहाँ पे देखो अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगले सवाल में क्या पूछता है कि भाई प्लेस वैल्यू बताओ, 5 के प्लेस वैल्यू का सम बता दो आप। तो पहले वाले 5 का प्लेस वैल्यू जो होगा बच्चों वो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो कि 5 के आगे कितने संख्या हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, एंड सेकेंड वाले में 5 के आगे सिर्फ एक नंबर है तो 50। इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो 500050, यानी कि डी ऑप्शन सही हो गया, सिंपल। आगे चलते हैं, 49th क्वेश्चन देखो। A passenger train running at a speed of 80 km per hour leaves the railway station 6 hours after a goods train leaves and overtakes it in 4 hours. What is the speed of goods train? देखो दो रेलगाड़ियां हैं हमारे पास, एक पैसेंजर ट्रेन है एंड द सेकेंड वन इज गुड्स ट्रेन, मतलब जो मालगाड़ी वगैरह ले जाती, मालगाड़ी जो होती है जो सामान वगैरह ले जाती है, और दूसरा सवारी गाड़ी है जो आपको लेकर के जाती है, जिस पे आप सवारी करते हो, है ना। सो इसमें क्या कहेगा, सपोज दिस इज द स्टेशन, रेलवे स्टेशन है ये। अब एक मालगाड़ी क्या है कि एक मालगाड़ी मान लो ऐसे जा रही है, वो एक ट्रेन से, मतलब सवारी गाड़ी के निकलने से 6 घंटे पहले ही निकल चुकी है, यानी ये 6 घंटे का टाइम है। मतलब एक यहाँ पे ट्रेन है जिसमें आप बैठे हुए हो इस तरह से, और आपके ये ट्रेन निकलने से पहले 6 घंटे पहले ही वो निकल चुकी है, ठीक है। अब बात क्या होती है कि 6 घंटे बाद ये भी चलना शुरू करती है, ठीक है। इंजन इसने गुर्र स्टार्ट किया और चलना शुरू कर दिया इसने, तो 6 घंटे बाद चलना शुरू किया, और क्या करती है 4 घंटे में इसको पीछे कर देती है, इसको जो है पीछे कर देती है। तो 4 घंटे बाद क्या होगा, ध्यान से समझना, 4 घंटे बाद आफ्टर 4 और क्या होगा कि ये जो रेलगाड़ी है ना, ये मतलब 4 घंटे बाद, ये पहले तो 6 घंटे तय कर चुकी थी डिस्टेंस, यानी ये रेलगाड़ी, तो 6 घंटे प्लस 4 घंटे, यानी अब जो है ये 10 घंटे की डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। 10 घंटे किसकी बात मैं कर रहा हूं, पहले गुड्स ट्रेन की, है ना। तो जो गुड्स ट्रेन है वो 10 घंटे की डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, 10 घंटे टाइम उसने ले लिया होगा, और जो ये है इसने तो अभी चलना स्टार्ट किया था और 4 घंटे हुए, तो सवारी गाड़ी ने सिर्फ 4 घंटे ट्रेवल किए हैं, 4 आवर, राइट। अब होता क्या है कि सवारी गाड़ी इसको ओवरटेक कर जाती है, इसको आगे मतलब पछाड़ देती है ना। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान से, दोनों ने डिस्टेंस एक ही जितना कवर किया, तभी तो इसको ये आगे कर पा रही है ना। डिस्टेंस एक ही जितना कवर किया, बट हमें दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन वो 80 किलोमीटर पर आवर है। तो पैसेंजर ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप जानते हो स्पीड इंटू टाइम होता है।
पैसेंजर ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है कितना 80 किलोमीटर पर आवर, और पैसेंजर ट्रेन ने, जो ये वाली ट्रेन थी अपनी ट्रेन, ये 4 घंटे की यात्रा इसने की है ना, तो इंटू 4 इज इक्वल टू 320, यानी कि इसने डिस्टेंस कितनी कवर की 320 किलोमीटर, राइट। अब कह ये रहा है कि भाई दोनों अब एक पास पहुंच गई, यहां से स्टेशन से निकली थी, ध्यान दो यहां स्टेशन से निकली थी और एक पास पहुंच गई, तभी तो अब इसको जस्ट क्रॉस ही करने वाला है, तो दोनों एक पास पहुंच गई। तो अगर इसने 320 डिस्टेंस ट्रेवल किया तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसने भी 320 डिस्टेंस ट्रेवल किया? बिल्कुल, इसने भी 320 डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमें पैसे इसका मालगाड़ी का यानी कि इस गुड्स ट्रेन की स्पीड जाननी है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या है भाई, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 320 अभी हमने निकाला, टाइम हमने कहा कि भाई 10 आवर, इसने 10 घंटे कवर किए, 10 घंटे पूरे लगाए हैं, तो बटे 10, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 320 बाई 10, सो दिस कम्स टू बी 32 किलोमीटर पर आवर। 32 किलोमीटर पर आवर, सिंपल है, 32 किलोमीटर पर आवर, यानी कि गुड्स ट्रेन की जो स्पीड है बच्चे वो 32 किलोमीटर पर आवर है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखना क्या कह रहा है भाई। अगला सवाल क्या कहता है, टू सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच आर ज्वाइंट टू एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो एक क्यूब है, दो क्यूब है, उसको हम आसपास रख करके जोड़ देते हैं आपस में। जैसे कि मान लो सपोज करो एक ये वाला क्यूब है और एक ये क्यूब है, इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया, पास रख करके इन दोनों को आपस में हमने जोड़ दिया सपोज करो, है ना। तो अब हमें जानना ये है कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसका क्या है वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेरी सिंपल ओल्ड स्कूल मेथड, क्या करते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो भाई लंबाई इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो 10 और 10 मिलकर कितने, लंबाई हो गई 20, चौड़ाई ऊंचाई तो उतनी ही है 10 ये ऊंचाई और 10 जो है सॉरी ये चौड़ाई इधर है ना, तो 10 ये हो गई चौड़ाई, ठीक है। तो 10 इंटू 20 10 इंटू 10, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या फिर लंबाई को पहले लिख लो 20 इंटू 10, सो दिस कम्स टू बी 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन बी करेक्ट है ना। आसान सा सवाल है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब मान के चलो कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई इसका जो लेंथ है यानी लंबाई है वो इसकी चौड़ाई की दुगुनी है। तो अगर इसकी चौड़ाई x मान लें हम, तो क्या मैं कह सकता हूं कि लंबाई जो है वो 2x हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ 8 मीटर ऑफ साइड 8 मीटर ऑक्युपाइज 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, क्या कह रहा है भाई कि एक ऐसा एक स्विमिंग पूल है इसमें, है ना, रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर स्विमिंग पूल है और इसका साइड है 8 मीटर। तो अगर इसका साइड है 8 मीटर तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई इसका जो एरिया होगा वो 64 होगा, क्योंकि आप जानते हो कि ए स्क्वायर बराबर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर आप करोगे तो 64, इसका एरिया आ गया 64, और इसका एरिया कितना आ जाएगा बच्चों 2x इंटू एक्स, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसका एरिया आ जाएगा पूरे इस बड़े वाले का एरिया आ जाएगा, है कि नहीं बोलो। तो ये हो गया 2x इंटू एक्स, यानी कि ये हो गया भाई एरिया इज इक्वल टू इस बड़े वाले का क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया, और छोटे वाले का एरिया 64 हो गया। दोनों का हमने एरिया निकाल लिया। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट का लेंथ हमें निकालना है ना। तो अब इसमें एक और इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि ये जो छोटा वाला एरिया है ना, छोटा वाला एरिया वो इस पूरे बड़े वाले एरिया का 1/8 है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8 मीटर ऑक्युपाइज 1/8 पार्ट ऑफ द पूल, मतलब 8वां भाग ये इसका ऑक्युपाई करता है। तो इन दोनों देखो हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर ये तो भाई पूरा एरिया है, बड़ा वाला एरिया, इसका अगर मैं 8वां भाग निकालूं यानी 8 से भाग दूं तो ये बराबर होगा 64 के। बस यही इक्वेशन, इसी इक्वेशन तक आपको पहुंचना है, उसके बाद आपका आंसर तो सॉल्व हो जाएगा भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना, 2x स्क्वायर ये एरिया है इस बड़े वाले का, और 64 ये एरिया है छोटे वाले का। हमसे कह रहा है कि जो छोटे वाले का एरिया है ये वाला, वो बड़े वाले के एरिया का 1/8 है, 1/8 पार्ट है, 1/8 पार्ट है, तो 8 से हमने इसीलिए भाग दे दिया, है ना। अब देखो क्या है कि भाई अगर हमने 8 से यहाँ पे भाग दे दिया तो 8 का इसमें जब मैं गुना करूंगा तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड इंटू 8 हो गया ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं क्या करूँ कि 2 से अगर इसको काटूँ तो यहाँ पे 32 आ गया, 32, ठीक 32।
अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं एक मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं करते, ऐसे कर लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। 64 है, अब 2 से इसको काटूँ तो 4 हो गया ये, ठीक है। तो इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 4। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर हो तो इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट, और ये हो जाएगा 64 इंटू 4। अब देखो हमें स्क्वायर रूट एक्चुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देखो कैसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं इसको। 64 है तो क्या मैं इसको 8 इंटू 8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल गुरुजी लिख सकते हो आप, क्यों नहीं, आपकी मर्जी है ना। और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब इसको इसके हम पेयर्स बना लेते हैं। पेयर्स कैसे बनाएंगे, 8 8 का एक पेयर हो गया, 2 2 का एक पेयर हो गया, तो दोनों का अगर हमने पेयर बना लिया तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम कुछ नहीं, सिंपल हमें एक एक बार इसको ले लेना है। तो 8 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू आ गया 8 इंटू 2, ये हो गया 16। सो इज दिस आवर करेक्ट आंसर, है ना। ये x इज इक्वल टू 16 ये हमारा सही आंसर है क्या, ना 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 मुन्ना, ये हमारा सही आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा है, क्या पूछा है, सबसे पहले तो ये देखो, हमसे ये पूछा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, और x की वैल्यू हमने निकाल के लाई 16, तो x की वैल्यू क्या मेरा लेंथ है, नहीं, हमारा लेंथ क्या है, 2x है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 इंटू 2 बराबर 32, तो 32 लेंथ ऑफ द प्लॉट है, तो बी ऑप्शन सही है कि नहीं, बी ऑप्शन सही है हमारा। आगे भाई चलते हैं, आगे अगले सवाल पे चलेंगे, लेकिन भाई पहले गुरुजी कचरा साफ कर लो, ये जो आपने अभी तक ये पूरा किया है, इतना इतना धूम मचाया है। चलो ठीक है, वीडियो ये अगर समझ में नहीं आया होगा ना तो आप फिर से थोड़ा सा रिपीट करके इसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है भाई अगला क्वेश्चन, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है कि अ फ्रूट सेलर, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये कहता है कि अ फ्रूट सेलर बाइज लेमन ट्रू फॉर ₹1, मतलब क्या है कि एक दुकानदार है जो फल बेचता है, तो वो जो है ना एक रुपए के 2 नींबू खरीदता है, दो क्या है, नींबू खरीदता है ना, 1 रुपए के 2 नींबू खरीदता है एक दुकानदार, और उसे बेचता कितने हैं, बेचता है सेल्स देम एट 5 फॉर ₹3, मतलब 3 रुपए के 5 नींबू के हिसाब से वो उसे बेचता है। आ रही बात समझ में। तो यहां से बच्चों आप एक चीज कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर भाई 2 नींबू 1 रुपए का खरीदा तो 1 नींबू का दाम क्या हुआ, 1/2 रुपए, है ना। और अगर उसने 5 नींबू 3 रुपए में बेचा तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हुई, सेलिंग प्राइस ये 3/5 है ना। तो ये हमारा 1 नींबू का सीपी आ गया यानी कॉस्ट प्राइस, और ये हमारे 1 नींबू का विक्रय मूल्य आ गया यानी कि सेलिंग प्राइस, राइट। अब हमें क्या करना है भाई, इसका प्रॉफिट निकालना है। तो आप सभी जानते हो भैया प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, बोलो बात सही है, एसपी माइनस सीपी, एसपी इज गिवन हियर, वी हैव फाइंड आउट एसपी, तो ये है क्या है 3/5 एंड माइनस सीपी क्या है 1/2, तो -1/2। अब इसको आप आसानी से घटा सकते हो कि नहीं, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना भाई, कहाँ भागे जा रहा है ये 3 इंटू 2 6 हो गया, एंड 5 इंटू 1 ये क्या हो गया -1/5 इंटू 2, ये आपस में गुणा कर दोगे तो ये 10 हो गया, तो 6 - 1 यानी कि 5/10 हो गया। तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो 5 × 5 5 दूनी 10 यानी कि 1/2। तो प्रॉफिट कितना निकल के आया, हमारा प्रॉफिट निकल के आया 1/2। लेकिन हमसे क्या है भाई, हमारे ऑप्शन में कहीं भी 1/2 तो नहीं है, हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज प्रॉफिट बताओ। बोला कि मेरे को भाई प्रॉफिट नहीं चाहिए, परसेंटेज प्रॉफिट बताओ। तो आप सभी जानते हो बच्चों कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए गुरुजी आपने बताया था कि ऊपर हम लोग प्रॉफिट रखते हैं और नीचे सीपी रखते हैं, इनटू 100 कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, याद है, बहुत सही बहुत सही। तो प्रॉफिट को हमने ऊपर रखा, 1/2 हमने ऊपर रखा, और सीपी कॉस्ट प्राइस कितना था, 1 नींबू की बात कर रहे हैं। देखो 1 नींबू से सारा खेल खत्म हो जाने वाला है, तो आपको इसमें उलझना नहीं है। कॉस्ट प्राइस हमारा 1/2 था, है ना। तो 1 मिनट, प्रॉफिट 1/2 आया क्या, हाँ ठीक तो है, प्रॉफिट नहीं 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 ना 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 कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ओहो देखो यहाँ गड़बड़ हुई है। तो 5 इंटू 1 ये तो 5 हुआ ना भाई, अरे मास्टर ऐसी ऐसी गलतियाँ क्या करते हो यार तुम भी। देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 6 - 5 इज इक्वल टू 1/10, ये 1/10 आया, इसलिए मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हो रही है। 1/10 तो प्रॉफिट हमारा आया 1/10, है ना, 1/10 प्रॉफिट आ गया, एंड डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी 1/2 इंटू 100। अब देखो बच्चों, अगर 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 मुझे क्या करना है, अगर देखो ये 1/10 है ना, तो 1/10 को यहाँ रखा मैंने और 1/2 को ऐसे कर दिया 1/2 इंटू 100। ये आपको आता है ना, बहुत सिंपल सा स्टेप है, कई बार मैंने आपको बताया है। तो 10 इंटू 2 ये 20 हो गया, 1/20 इंटू 100। 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 1/2
अरे 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 अरे, नहीं नहीं नहीं, ये कैसे, ये नहीं होता है ना। अब देखो क्या है ना कि ये डिवीजन में है ना, भाग जा रहा है इसमें, तो ये 1/10 इंटू 2/1 होगा, वही मैं बोलूँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है, इंटू 2/1, ये पलट जाता है ना, ऊपर जाता है, तो इंटू 100। अब आ गई बात समझ भाई, अब आ गया ये लाइन पे, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 इंटू 10 ये 20, यानी कि 20% का हमें क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। उस फ्रूट सेलर को 20% का प्रॉफिट हुआ, राइट। तो 20% ऑप्शन कौन सा है भैया, ऑप्शन है डी ऑप्शन, यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड इट आउट लाउड एंड आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, हर बार की तरह जैसे मैं बोलता हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। अरे इतना आसान सवाल भी आता है क्या एग्जाम में, बिल्कुल आता है। आप अपने सामने देख रहे हो कि 3, 4, 5 और 6 का क्या करना है बच्चे, एलसीएम निकाल लेना, जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। एक और ये 2 दूनी 4 भाई 5 एंड ये 2 3 जार 6, राइट। और यहाँ पे अगर 2 से और कटेगा क्या, ठीक है भाई 2 से और कटेगा तो ये लो, अच्छा ये मैंने कहाँ से काट दिया भाई, 2, ये तो 3 का ज्यों का तो ही रहेगा ना, तो 3 इसको मैंने उतार लिया, 2 1 करने 2 और ये 5, ये रहा 3, फिर मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3, 1, 5 एंड 1, फिर मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो 1, 1, 1 एंड 1, तो 2 दूना 4, 3 12 5 60, यानी कि 60, ये हमारा आंसर आ गया बी। बस इतना सिंपल था। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि मैथ्स में भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको उलझा देते हैं, जिन पे आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है ना। आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करके दोबारा रिवाइज करने लगो। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर 5 eggs इन ए बॉक्स। मान लो एक बॉक्स है, इस तरह का बक्सा है भैया, और इसमें क्या है 500 अंडे हैं। कितने हैं 500 अंडे। 3/25 गॉट ब्रोकन, 4/5 ऑफ द रिमेनिंग eggs वे सोल्ड, द नंबर ऑफ eggs लेफ्ट। देखो 3/25 भाग तो टूट गए कह रहा है, तो 500 का अगर मैं 3/25 भाग निकालूं तो क्या मैं कह सकता हूं भाई कि ये 25 दूना 50, यानी कि कितना हुआ ये 25 दूनी 50, यानी कि 40 अंडे जो है टूट गए, 40 अंडे टूट गए। चलो अब 500 में से अगर 40 अंडे टूट गए तो बचे कितने, यानी कि रिमेनिंग अंडे कितने हुए भाई, रिमेनिंग अंडे कितने हुए 460। 500 में से 40 टूट गए, 460 बचे। अब आगे ये कह रहा है कि जितने भी अंडे बचे हैं ना, जितने भी अंडे बचे हैं उनके 4/5 भाग को हमने बेच दिया, 4/5 पार्ट को हमने बेच दिया, वो बेच दिए गए। तो अगर मैं बताऊं आपको कि किसी भी चीज की पूरी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो अगर 4/5 हमने बेच दिया तो बचा कितना, क्या 1 में से 4/5 हमने घटाया तो 1/5 पार्ट ही तो बचा। ध्यान से देखो पूरी वैल्यू 1 होती है किसी भी चीज की, -4/5 पार्ट हमने बेच दिया तो 1/5 पार्ट बचा। अब 460 अंडों का 1/5 भाग बचा हुआ है, तो कितने अंडे बचे हुए हैं 460 इंटू 1/5 पार्ट बचा हुआ है ये, है ना। तो 1/5 पार्ट बचा हुआ है, तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं तो 5/4 5 9 45। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे भी, एक मिनट। ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि अच्छा, फिर से मैंने गलती कर दी। देखो ये 2/25 नहीं है, 3/25 पार्ट जो है वो टूट गए थे, यानी कि 60 अंडे टूट गए थे। देखो फिर मैंने यहाँ गलती कर दी, यहाँ पे क्या है 60 अंडे टूट गए थे, है ना, 60 अंडे, ये छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक। तो 60 अंडे टूट गए थे बच्चों, तो 60 अंडे का टूट गए थे, तो रिमेनिंग कितने बचे 440 बचे, ठीक है। तो 440 का 1/5 भाग हमें निकालना है। वही मैं बोलूँ कि कुछ गलती हो रहा है, 440 इंटू 1/5, यानी कि ये 88 अंडे आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि बी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन, यस। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ये बहुत लल्लू क्वेश्चन, कई बार मैंने घड़ी वाले क्वेश्चन आपको कराए हैं। क्या है कि 5 minutes past 3 इन द आफ्टरनून इज रिटन एज, यानी कि मान लो ये घड़ी है, तो मैंने बताया कि 12 बजे के बाद दिन में इधर हम लोग PM लिखते हैं और इधर AM लिखते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है कि 5 minutes past 3 यानी कि 3:05 मिनट, तो 3:05 मिनट तो हम ऐसे लिखेंगे 3:05। अब कंफ्यूजन ये है कि AM लिखें PM लिखें, आफ्टरनून के बाद की बात है ना, तो जाहिर सी बात है कि हम PM ही लिखेंगे। तो 3:05 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन। तो इसमें हम मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग लैंग्वेज का सेक्शन कवर कर लेंगे। बहुत आसान होता है लैंग्वेज का ना, इसलिए हम उसको लास्ट में जल्दी जल्दी निपटा लेंगे, पहले मैथ्स तो कवर करें। ये क्वेश्चन देखो, when -1 इज मल्टीप्लाइड बाई -1 100 टाइम्स, मतलब -1 है, इसको क्या कर रहे हैं ना हम लोग -1 से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी -1 इंटू -1 इंटू -1, इस तरह से कितने टाइम्स 100 टाइम्स, 1000 नहीं 100 टाइम्स, 100 टाइम्स।
तो अब देखो इसको हम लोग पेयर बनाते चलते हैं। -1 का -1 में मल्टीप्लाई हमने किया तो एक आंसर आया, फिर -1 को -1 पे मल्टीप्लाई किया तो एक आंसर आया। इस तरह के कुल मिलाकर के ये अगर 100 हैं नंबर्स तो 50 जोड़े बनेंगे। बोलो हाँ ना बोलो, 50 जोड़े बनेंगे, है ना। तो इस तरह से एक 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 करते हुए ये 50 एक आ जाएंगे, और कितने भी एक का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या आएगा, एक ही आंसर आएगा, है कि नहीं। तो इन सब का हमने मल्टीप्लिकेशन जब किया तो हमारा आंसर एक आया, और बाहर एक -1 पड़ा हुआ है तो -1 और अंदर वाला एक, -1 गुणे 1, ये -1 हमारा सही आंसर हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500 एंड हेंस ए लॉस इज इनकर्ड। Had the article been sold for 700, the shopkeeper would have gained 3 times former loss. What is the cost price of the article? देखो क्या है ना, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सपोज करो दिस इज द सीपी, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। अब ये बिंदु बना दिया, आप कह रहे हो सीपी है, हाँ समझो ये सीपी है। अब हमसे क्या कह रहा है कि भाई अगर मैंने इसको किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा तो मुझे हानि होती है, मुझे नुकसान होता है, मुझे घाटा होता है। तो मुझे नहीं पता कितने रुपए का घाटा हुआ, तो मैंने मान लिया कि भाई चलो x रुपए का घाटा हुआ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसको 500 रुपये में ना बेच करके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इसको 500 रुपये में ना बेच करके मैं 700 रुपये में बेचता तो मुझे क्या होता, मुझे पहले वाले हुए हानि से क्या होता, 3 गुना ज्यादा लाभ होता। यानी अगर पहले x हानि हुई थी, मुझे पहले x रुपए का नुकसान हुआ था, तो इस बार मुझे 3x का फायदा होगा। कब ये होगा, जब मैं इसे बेचूंगा 750 रुपए में। कितना है, 750 में नहीं 700 रुपए में, ठीक है, 700 रुपए में। अब देखो हमारा आंसर यहीं से मिलने वाला है, ध्यान से देखना, ये है जादू, यहां से आंसर हमारा मिलने वाला है 500 और 7। ये अरे भाई ये 700 है ना, तो 500 एंड 700 के बीच का डिफरेंस कितना है, 200 है, और x और 3x मिलकर के कितने हुए, ये हुए 4x। बस कुछ नहीं करना है भाई, 4x को अपन क्या कर देंगे, 4x इज इक्वल टू 200 कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। 4x इज इक्वल टू 200 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 पंजे 20 यानी कि 50, x की वैल्यू आ गई 50। अब ये 50 क्या आया गुरुजी, ये तो बताओ भाई। देखो यहां पे हमसे क्या कह रहा है, हमने क्या कहा था कि ये पॉइंट हमारा है सीपी, ठीक है। अब इसमें अगर मैं x रुपए का मुझे हानि होती है, x रुपए की, x रुपए का नुकसान होता है, तो मैं 500 रुपए में बेच रहा हूं। तो आप सभी को पता है बच्चों कि सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीपी निकालने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। अगर मुझे लॉस हुआ है तो ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अगर मैं 500 रुपये में बेचता हूं तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 और प्लस x रुपए का लॉस हुआ था हमें, लॉस की वैल्यू हमने 50 रुपये निकाली तो प्लस 50, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 550 रुपये। यानी 550 रुपये में हमने वो वस्तु खरीदी थी। अब जरा सा अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि भाई मान लो कि 550 रुपये में तुमने इसे खरीदा, ठीक है, 550 रुपये में। अब अगर इसे तुम 500 में बेचोगे तो तुम्हें 50 रुपये का तो हानि हो रही है ना, 50 रुपये का नुकसान हो रहा है। और अगर इसको तुम 700 रुपये में बेचोगे तो तुम्हें क्या हो रहा है, 150 रुपये का फायदा हो रहा है। यानी कि पहले अगर 50 रुपये की हानि हो रही है तो इसका 3 गुना ही तो है, ये इसका 3 गुना है बस। और यही क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 500 रुपये में बेचूंगा तो जितनी हानि मुझे होगी, जितना नुकसान उठाना पड़ेगा, उतना उसका 3 गुना फायदा मैं अगर 700 रुपये में बेचूंगा तो होगा। राइट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाक से इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर को, फिर अगले क्वेश्चन पर भी तो भिड़ना है। The difference between the greatest and the smallest 5-digit number formed by the digits 0, 3, 6, 7, 9 without repetition is। ये अंक आपको दिए हुए हैं, डिजिट 0, 3, 6, 7, 9। इससे आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या अपने को पता है कि भाई 97630 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या बनाने के लिए हम बड़े से छोटे क्रम की तरफ सजा देते हैं इसको। और छोटी संख्या बनाने के लिए क्या मैं लिख दूं, 0, 3, 6, 7, 9, ना, ऐसे नहीं लिखना है, तब तो ये 4 अंकों की संख्या होगी, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ऐसे लिखेंगे और 3 0 को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, मतलब पहले 3 को लिख लेंगे फिर 0 को, ठीक है। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई 5 अंकों की, जो कि इन अंकों से मिलकर के बनाई जा सकती है। और इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा भाई 66951, 66951, ठीक है। निकाल लेना डिफरेंस भाई 66951, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे द्वारा। देखो यहाँ पे पॉइंट एक आएगा ना, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जो मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे 12.5 रहेगा। चलो भी ठीक है, कोई नहीं। तो ये 2.75 माइनस 12.5, 2.75 माइनस क्या है
नहीं 1.25 ये 1.25 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 2.75 माइनस 1.25 तो ये कितना हो गया, ये 1.5 हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1.5। अब आगे इसकी वैल्यू क्या है 4 अब देखो ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं ना आपस में, तो 1.5 आ गया, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 4.75 है ये ना, 4.75 तो ये हो गया 6.25, ठीक है। अब 6.25 में से 3.80 घटा देते हैं, माइनस 3.80 हम घटा देते हैं, तो ये 5 और ये 7 और ये क्या हुआ, यहाँ से हमने एक हासिल लिया, तो 5 में से 3 जा ये 2, 2.75। अब 2.75 की वैल्यू क्या होगी, 2.75 ही आ गया, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, 5 में से 0 जा, 12 में से 8 जा, 1 मिनट यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 12 में से 8 जाइए तो 4 होगा ना भाई, तो 2.45 हमारा आंसर आएगा। अब 2.45 में क्या मैं बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2.45 को 2 तो पूरा का पूरा भाग है प्लस 0.45 है कि नहीं, और 0.45 को अगर मैं फ्रैक्शन में इसको लिखना चाहूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताना ज़रा, 45/100। बिल्कुल गुरुजी आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल प्लेस है, 2 अंक के बाद इधर कूद करके दशमलव गया तो नीचे 2 0 बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 5 9 1 मिनट 45 था ना यहाँ पे, तो 5 9 45 और 20 हो गया, यानी कि ये 9/20 हो गया, 9/20 किसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 9/20 हो गई। और ये तो हमारे पास है ही पूरी की पूरी वैल्यू 2, तो 2 प्लस 9/20 इज इक्वल टू 2 होल 9/20, यही हमारा आंसर आ गया, 2 होल 9/20। ऑप्शन कौन सा है, यस ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मैथमेटिक्स सेक्शन ऑफ ईयर 2019, एंड ये लास्ट वाला बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन, 150% इज इक्वल टू, अरे भाई क्या बात है, परसेंटेज को हमें डेसिमल में बदलना है। गुरुजी आपने बताया था कि 100 से भाग दे दो बच्चे 1.5, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से देखा हमने कितने अच्छे तरीके से लगभग 40 मिनट में सारे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन इतने एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने सॉल्व कराया ना, इसलिए इतना टाइम लगा। बट अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये मेरी गारंटी है। बस आप अच्छे से पढ़ते जाओ, कोर्स में जितनी चीज़ें हैं, टेस्ट वगैरह वो देते जाओ, अटेंड करते जाओ, आपका नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल निकल जाएगा, है ना। कोई बड़ी बात नहीं अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। ये लैंग्वेज का सेक्शन हम लोग कवर करने वाले हैं, बहुत जल्दी निपटा देंगे। तो जैसा कि मैं हर बार आपसे बोलता हूं कि लैंग्वेज का सेक्शन कवर करते हो जब आप, तो सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ लिया करो, ताकि आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस हमें पैसेज से ढूंढ कर निकालने हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है कि डिस्कवर्ड च्युइंगम, मतलब किसने च्युइंगम का आविष्कार किया है, ये हमें जानना है। डैश आर द वर्कर्स हु कलेक्ट चिकल, मतलब जो चिकल कलेक्ट करते हैं उन वर्कर्स को हम क्या बोलते हैं। आगे सेवरल इंग्रेडिएंट्स आर एडेड टू द चिकल टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू डैश इट, मतलब चिकल में बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, क्या करने के लिए वो हमें ढूंढना है ना। अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज को पढ़ने के बाद हमें एक अच्छा सा टाइटल भी से देना है। स्लैब्स ऑफ चिकल आर सेंट टू, जो चिकल के स्लैब्स होते हैं ना, टुकड़े होते हैं, उन्हें कहाँ भेजा जाता है। तो ये 5 पॉइंट्स हमें दिमाग में रखना है। पहला, स्लैब के टुकड़े कहाँ भेजा जाता है। पैसेज के पढ़ने के बाद हमें इसका टॉपिक निकालना है, एंड चिकल में क्या क्या मिलाया जाता है, उसको कौन कलेक्ट करता है, और सबसे पहले च्युइंगम की खोज किसने की थी, है ना। चलो पढ़ते हैं। तो पहले ही लाइन में हमारा पहला जवाब मिल रहा है, च्युइंगम वॉज डिस्कवर्ड 1000 years ago बाई मायंस इन द मैक्सिकन जंगल्स। तो मायंस लोगों द्वारा ये डिस्कवर किया गया था, तो 61st का पहला आंसर सही है, द मायंस, ठीक है। आगे, they found a liquid leaking from a sapodilla tree. As it oozed out, it thickened into something that they call chicle. मतलब एक sapodilla tree से एक liquid टाइप का कुछ निकलता था, जो गाढ़ा होने के बाद, जम जाने के बाद वो थिक हो जाता था थोड़ा सा, और उसको लोग क्या वो बहुत टेस्टी होता था, है ना। टुडे वर्कर्स कॉल्ड चिकलेरोस स्टिल कलेक्ट चिकल। तो चिकलेरोस कहे जाने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो चिकल कलेक्ट करते हैं। दूसरा आंसर यहाँ से हमें मिल रहा है, क्या है कि चिकलेरोस आर द वर्कर्स, यानी कि सी ऑप्शन सही है ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पूरा पैसेज पढ़ेंगे सबसे पहले। तो द चिकल इज बॉइल्ड टू रिमूव द वाटर, इसे बॉयल किया जाता है। इट इज देन मेड इनटू द स्लैब्स अबाउट 30 pounds ईच और 40 kilograms ईच। उसके बाद इसको टुकड़ों में काटा जाता है जिसका वजन होता है 30 pounds। दिस स्लैब्स आर सेंट टू गम फैक्ट्रीज। यहाँ पे देखो हमारा अगला आंसर मिलता है हमें कि इन स्लैब्स को हम गम फैक्ट्रीज में भेजते हैं, तो भाई 64th का आंसर यहाँ में मिल रहा है। सुटेबल नहीं 64th का नहीं, 65th का, स्लैब्स ऑफ चिकल आर सेंट टू गम
फैक्टरीज, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भाई। आगे, देयर इट इज मिक्स्ड विथ सेवरल इंग्रेडिएंट्स टू स्वीटन, सॉफ्टन, फ्लेवर एंड कलर द गम। मतलब इस च्युइंग गम को या फिर गम को यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ें इस फैक्ट्री में मिलाई जाती हैं इसको और मीठा बनाने के लिए और नरम बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें कुछ फ्लेवर ऐड किए जाते हैं, कलर ऐड किए जाते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेवरल इंग्रेडिएंट्स, 63rd क्वेश्चन पे आप ध्यान दो, सेवरल इंग्रेडिएंट्स आर एडेड टू द चिकन टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू। मतलब क्या क्या करने के लिए चीज़ें मिलाई जाती हैं? सॉफ्टन करने के लिए यस, फ्लेवर के लिए यस, स्वीटन के लिए, मीठा करने के लिए यस, बट थिकन इज नॉट द आंसर। मतलब थिकन, हमको गाढ़ा करने के लिए उसमें कोई चीज़ नहीं मिलाई जाती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी सी बस मतलब थिकन उसको नहीं किया जाता है, बाकी सारी चीज़ें की जाती हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो हमने कितने आंसर्स फाइंड आउट कर लिए? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फिफ्थ हो गया, फोर्थ बचा है सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब इस पैसेज को हमें टाइटल देना है, तो सबसे पहले आप ये बात समझो कि पैसेज किसके बारे में है। पैसेज च्युइंगम के बारे में है। सबसे पहले हमसे बात की जाती है कि च्युइंगम को डिस्कवर किसने किया, फिर च्युइंगम जिस चीज़ से बनता है उसको कलेक्ट कौन करते हैं, चिकल्स को, उसके बाद चिकल्स को भेजा कहाँ जाता है, लास्ट में उसमें कुछ फ्लेवर्स वगैरह मिलाए जाते हैं और भी मटेरियल्स मिलाए जाते हैं उसको स्वीट एंड सॉफ्ट एंड फ्लेवर डालने के लिए। तो कुल बात हो रही है च्युइंगम के बारे में। सो वी कैन से दैट द राइट टॉपिक शुड बी द स्टोरी ऑफ च्युइंगम। ये इसके लिए एक सुटेबल टॉपिक होगा, मतलब टाइटल होगा, सॉरी टॉपिक नहीं टाइटल होगा, द स्टोरी ऑफ च्युइंगम, क्योंकि च्युइंगम के बारे में सारी बातें हो रही है शुरू से लास्ट तक, है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पैसेज पे आई शुड से। लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे भाई कि एक बार हमें थोड़ा सा आइडिया होगा। हॉली प्लेसेस आर विजिटेड बाय रिलीजियस पीपल, साइट सीयर्स एज वेल एज। मतलब जब जो पवित्र स्थान होते हैं वहाँ पे रिलीजियस पीपल जाते हैं, साइट सीयर्स जाते हैं, और कौन जाता है ये हमें जानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड जनरली। जनरली का सिनोनिम क्या है? तो जनरली मतलब क्या? जनरली मतलब जो काम होता रहता है, जैसे आज हुआ, कल हुआ, परसों हो गया, मतलब आम तौर पे जो काम होता रहता है, अक्सर जो काम होता रहता है उसको हम जनरली बोलते हैं। तो जनरली का सिनोनिम क्या है? यूजुअली। पहला ऑप्शन सही है, यूजुअली मतलब जो काम होता रहता है उसे हम यूजुअली बोलते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्लेस इज कंसीडर्ड हॉली वेयर टू और मोर रिवर्स मीट। हियर द एंटोनिम ऑफ द वर्ड हॉली। हॉली का अपोजिट क्या है, एंटोनिम क्या है? हॉली का मतलब क्या होता है? पवित्र होती हैं जो चीज़ें, जैसे मूर्ति पवित्र होती है, आपका स्टडी रूम आपके लिए पवित्र है, तो गॉडली ये हॉली से मिलता जुलता है, रिलीजियस भी हॉली से मिलता जुलता है, पायस भी हॉली से मिलता जुलता है, शापित जो कर्स्ड है इसका मतलब होता है शापित, शाप दिया हुआ, तो ये हॉली का उल्टा है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। People come to bathe and worship Ganga as its water is. लोग गंगा में स्नान करने आते हैं, नहाने आते हैं और इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि इसका वाटर क्या है इसमें से हमें चूज करना है। पैसेज को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पीपल गो ऑन ए पिलग्रिमेज बिकॉज दे आर। पीपल जो है तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? दे आर क्यूरियस, रिलीजियस, एक्सप्लोरर्स और ओल्ड। इसका जवाब हमें पैसेज पढ़ने के बाद मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर। इंडिया इज ए लैंड ऑफ पिलग्रिम्स एंड पिलग्रिमेजेस। मतलब इंडिया जो है तीर्थ और तीर्थ यात्रियों का देश है। These holy places, whether in the hills or in the plains, are generally situated on river banks or by the sea. ये हॉली प्लेसेस जो होते हैं वो रिवर बैंक, नदी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे होते हैं। इट इज़ नॉट ओनली द रिलीजियस पीपल हु विजिट दिस प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस बट ऑल्सो ट्रैवलर्स एंड साइट सीयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया एंड अब्रॉड। मतलब केवल जो रिलीजियस पीपल होते हैं वही नहीं जाते हैं, बाकी साइट सीयर्स भी जाते हैं, ट्रैवलर्स भी जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ से मिल रहा है। देखो बेटा, हॉली प्लेसेस आर विजिटेड बाय रिलीजियस पीपल, साइट सीयर एज वेल एज ट्रैवलर्स, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए, 66, 67 एंड 68। वी हैव टू फाइंड आउट 2 more questions, 69 एंड 70th। पीपल कम टू बाथ गंगा। चलो ठीक है, पैसेज पढ़ते हैं पहले पूरा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ तक हो गया। wherever 2 or more rivers meet, pilgrims come to bath and worship because that place is supposed to be holy। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे लोग पूजा करने के लिए आते हैं, नहाने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये प्लेस जो है हॉली समझा जाता है, पवित्र समझा जाता है। और ऐसे ही पवित्र स्थानों में से एक है, क्या है?
एक है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, वन सच प्लेस इज हरिद्वार विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। और ऐसे ही पवित्र स्थानों में से एक है गंगा। तो क्यों लोग गंगा आते हैं? क्योंकि उसका वाटर जो है हॉली है, पवित्र है। 69 का यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है, पीपल कम टू बाथ एंड वर्शिप गंगा एज इट्स वाटर इज हॉली। ए ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन, पीपल गो ऑन ए पिलग्रिमेज बिकॉज दे आर, लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वो धार्मिक होते हैं ना, रिलीजियस पीपल जाते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हमें पैसेज से मिल गया डायरेक्टली, एंड सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें डायरेक्टली पैसेज से नहीं मिले, तो हमें वो अपने लॉजिक से बताना था। जैसे ये वाला क्वेश्चन कि आप यहाँ पे जो है हॉली का अपोजिट क्या है, यहाँ पे पूछा गया था। और ये वाला सिनोनिम क्या है जनरली, क्या ये पूछा गया था। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी हमें डायरेक्टली नहीं मिला, है ना। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको, जिसमें आपको लॉजिक लगाना होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा। अगले पैसेज पे चलते हैं। एक बार फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस पे एक नज़र डालेंगे। देखो, अजित्स बेस्ट बर्थडे गिफ्ट वाज, अजित का बर्थडे बेस्ट गिफ्ट कौन सा था, जो सबसे बेस्ट उससे गिफ्ट मिला था। एज सुन एज अजित वो कब, जब जैसे ही वो जागता था वो क्या करता था। हाउ मेनी रोज बर्ड्स अपीयर्ड फर्स्ट, सबसे पहले कितनी कलियां निकली, गुलाब की कितनी कलियां। अजित गिफ्टेड द फर्स्ट 2 रोजेस, पहले दो गुलाब अजीत ने किसे गिफ्ट किया। लास्ट क्वेश्चन, द वर्ड थ्रिल्ड मीन्स, थ्रिल्ड का मतलब क्या है। अच्छा, थ्रिल्ड का मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ सैड, सैड तो नहीं होगा, सैड। थ्रिल्ड का मतलब देखो एक्साइटेड हो जाना, किसी काम को लेकर बहुत रोमांचित हो जाना, उसको बोलते हैं हम लोग थ्रिल्ड। तो सैड तो नहीं होगा, अफ्रेड भी नहीं होगा, सरप्राइज भी नहीं होगा, एक्साइटेड। यस, थ्रिल्ड का मतलब होता है एक्साइटेड। तो देखो यहाँ भी एक क्वेश्चन हमें अपने मन से हमें आंसर देना है, बाकी सारे पैसेज में तो मिलेंगे ही। सो लेट्स रीड आउट द पैसेज। It was Ajit's birthday. All his friends and relatives had gathered. He received many gifts. There were books, toys, and clothes. Ajit's aunt gave him a surprise gift, a rose sapling. एक गुलाब का पौधा अजित की आंटी ने उसे दिया। Ajit liked his aunt's gift the best, and at once ran to the garden and planted the sapling. अजित को सबसे बढ़िया ये गिफ्ट लगा और अजित ने उसे रोप दिया जाकर के गार्डन में। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का हमें आंसर मिल रहा है, अजित बेस्ट बर्थडे गिफ्ट वाज रोज सैपलिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखो, एज सुन एज ही वोक अप इन द मॉर्निंग ही वुड रश टू सी हाउ मच द प्लांट हैड ग्रोन। जैसे ही वो सुबह उठता था वो दौड़ते हुए जाता था कि उसका पौधा कितना बढ़ गया है। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल रहा है, एज सुन एज अजीत वोक अप ही रश टू सी द सैपलिंग, मतलब बी ऑप्शन सही है। वो भागे भागे जाता था कि देखता था कि ये पौधा कितना बड़ा हो गया, कैसा हो गया आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे आ गए। वन डे ही सॉ 2 लिटिल रोज बर्ड्स पीपिंग आउट। एक दिन उसने देखा कि दो छोटी छोटी रोज की कलियां, गुलाब की कलियां बाहर झांक रही हैं। तो कितनी कलियां, 2 कलियां। यहाँ से एक और आंसर मिल रहा है, हाउ मेनी रोज बर्ड्स अपीयर्ड फर्स्ट, कितनी, 2 कलियां निकली, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इस तरह से हमने 1 2 3 वी हैव आंसर्ड 4 क्वेश्चन, एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लास्ट आंसर, 74th वन। देखो, अब इसमें 74th का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले, अजित गिफ्टेड द फर्स्ट 2 रोजेस। चलो, अजित ने इस रोज को किसको गिफ्ट किया वो हमें फाइंड आउट करना है। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड थ्रिल्ड विथ हिज मदर्स हेल्प ही प्लग द फ्लावर्स। ही गिफ्टेड द फर्स्ट 2 रोजेस टू हिज मदर एंड सिस्टर। मतलब पहले 2 गुलाब उसने अपनी माँ को और अपनी बहन को गिफ्ट किए। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। यस, so in this way we have answered all the 5 questions of this passage. So let's move toward the last passage of this section. I should say that what section is this? English. Good. So इसमें हम लैंग्वेज के सेक्शन में लास्ट के 5 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम अगेन हर बार की तरह क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। और फार्मेसी इज, अच्छा, फार्मेसी का क्या मतलब है। फॉर्मलैंड मतलब जहाँ पे हम लोग फसल उगाते हैं। जो प्ले ग्राउंड मतलब जहाँ पे हम लोग खेलते हैं। फार्म हाउस मतलब जहाँ पे हम लोग फसल वगैरह रखते हैं, ये सब चीज़ें होंगी। तो फार्मेसी का मतलब क्या है, फार्मेसी का मतलब ये है कि जहाँ पे दवाएं हम लोग रखते हैं, मेडिकल स्टोर। बी ऑप्शन सही है ना। 77 द पार्ट। देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम बिना पैसेज भी लगा सकते हैं आंसर, तो उनको लगा देंगे आंसर। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो तो हमें पैसेज पढ़ने के बाद ही मिलेंगे आंसर, तो ठीक है ना, पैसेज पढ़ लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द नीम ट्री दैट इज यूजफुल टू द फार्मर। मतलब नीम ट्री, नीम का पौधा अपने गाँव में देखा होगा ना, शहर में भी हो सकता है, कहीं गली चौराहे पर मिल जाता है, कुछ एक आध पौधे मिल जाते हैं। तो नीम का पौधा जो होता है फार्मर्स के लिए, उसका कौन सा पार्ट जो है उपयोगी है, यूजफुल है, वो हमें फाइंड आउट करना है पैसेज से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ परफेक्ट। परफेक्ट का सिनोनिम कौन सा नहीं है। परफेक्ट मतलब जिस चीज़ में कोई कमी ना हो, मतलब फॉल्टलेस, यस। सीमलेस, यस।
फ्लॉलेस मतलब कोई कमी ना हो, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, मतलब एक दूसरे के अर्थ वाले ही शब्द हैं, मतलब इन तीनों का अर्थ एक ही है। हमसे पूछा गया है नॉट ए सिनोनिम, तो भाई ए बी और सी तो इसको सिनोनिम ही है। डी ही एक ऐसा ऑप्शन बच जा रहा है जो सिनोनिम नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे द वर्ड पेस्ट इन द पैसेज मीन्स, पेस्ट जो पैसेज में पेस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया उसका क्या मतलब है, ये फाइंड आउट करना है। द नीम आर यूज, नीम यहाँ पे डैश आर यूज एज टूथ ब्रश इन विलेजेस, मतलब नीम का कोई ऐसा पार्ट है जो विलेजेस में टूथ ब्रश की तरह यूज होता है। इसको देखो, आप पैसेज नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी आंसर दे दोगे। देखो रूट्स, भाई जड़ का उपयोग तो कोई करता नहीं है ब्रश करने के लिए ना, लीव्स पत्तियों का उपयोग भी नहीं, ट्विक्स का उपयोग मतलब जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं ना उसकी, मतलब पतली पतली तने, उसका यूज़ होता है, ट्विक्स का यूज़ होता है ब्रश के रूप में, जिनको दातुन बोलते हैं हम लोग गांव में। तो ये सी ऑप्शन सही है। सो वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड आई थिंक 3 क्वेश्चन, राइट? यस, तो 2 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं जिसे हम आंसर करेंगे, 77th एंड 79th। चलो भाई 77th, द नीम ट्री इज नोन एज अ विलेज फॉर्मेसी due to the medicinal benefit of its seeds, bark and leaves. It is called arista in Sanskrit, which means perfect, imperishable and complete. नीम ऑयल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेस्ट कंट्रोल। देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है कि पेस्ट किसको बोलते हैं, जो पैसेज में पेस्ट का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले तो पूरा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। एंड कैन ऑल्सो बी यूज एज ए रिप्लेसमेंट फॉर मॉस्किटो रिपेलेंट। देखो इससे आगे तो भाई पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर हमें पेस्ट का मीनिंग चाहिए हो तो भाई पेस्ट का मतलब क्या है कि ऐसे इंसेक्ट जो क्रॉप्स को, फसलों को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें सही ऑप्शन है। अगला देखते हैं कि क्या लिख रहा है कि अ पेस्ट ऑफ नीम लीव्स, एक मिनट, यहाँ पे एक और लाइन हमसे छूट रही है, नीम सीड केक्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स, नीम फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ किया जाता है नीम के सीड केक्स को। तो सीड जो है वो फार्मर्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो किसान होते हैं वो खाद का उपयोग करते हैं, फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं जो कि नीम के सीड से बनाया जाता है। तो 77वां का ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो इस तरह से देखा, हमने पूरा पैसेज भी नहीं पढ़ा और हमको 5 के 5 आंसर्स मिल गए, है ना। 5 के 5 आंसर्स मिल गए, तो भाई अब आगे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। वैसे लास्ट वाला एक थोड़ा सा आप देख लो कि नीम ट्विक्स कॉमनली रेफर्ड एज दातुन आर यूज्ड एज टूथ ब्रशेस इन विलेजेस। ये तो हमने पहले ही जवाब दे दिया कि नीम के ट्विक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हम दातुन बोलते हैं, विलेजेस में उनका इस्तेमाल किया जाता है ब्रश करने के लिए। और ये काफ़ी अच्छा होता है ना, दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। नीम के जो दातुन होते हैं वो विलेज में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह हमने कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन जो कि लैंग्वेज सेक्शन के थे इस लेक्चर में कवर किए, जो 2019 में पूछे गए थे, है ना। तो इससे रिलेटेड टेस्ट जो है वो आप अटेम्प्ट कर लो। बाकी जो भी ऐप में जो भी मटेरियल है, जो भी नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट हमने अपलोड किया है, सभी की एक बार आप प्रैक्टिस कर जाओ। भाई कोर्सेस हैं उनको ले लो ताकि आपकी नवोदय विद्यालय की तैयारी हो सके अच्छे से। चलो भाई आज इस लेक्चर में इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।